हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जो हम लोग की क्लास है आर की, इसमें हम लोग कई सारी चीज़ देखने वाले हैं। पहली बात तो मुझे पता है कि नोटिफिकेशन को आया चूँकि एक समय हो गया है और आप लोग यूट्यूब प्लेटफॉर्म से या अन्यत्र किसी सोर्स से या खुद से एटलीस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी। नोटिफिकेशन से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो आपने एकत्रित कर ली है। देखो, कल मैंने आपको 75-55 रूल बताया था और मैंने बताया था कि इस रूल की वजह से क्या ना आपको जीएस तैयार करना बड़ा आसान हो जाता है और प्रीलिम्स क्रैक करना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, इतना आसान जिसका हिसाब नहीं है। और उस वीडियो पे आप सबने बहुत सपोर्ट किया, अराउंड 15,000 प्लस उस पर व्यूज़ है। ठीक, ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात है। अब देखो, मैंने आपसे बताया था कि मैं सेक्शनल आपको डिवाइड करके बताऊंगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। अब देखो कि यहाँ पे हिस्ट्री को ही 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक एक सेक्शन उठा के एक एक चीज़ बताई गई है। ठीक है, ज्योग्राफी का इसी तरीके से एक एक सब्जेक्ट का, ठीक, एक एक सब्जेक्ट के छोटे छोटे सब पार्ट्स को भी उठा के यहाँ पे एक एक चीज़ आपको दिखाई गई है। ठीक है, जनरल हिंदी चूंकि बहुत व्यवस्थित है तो वहाँ पे दिक्कत नहीं है। रीजनिंग के एक एक पार्ट्स आप देखोगे उठा के दिखाई गई है ताकि आप लोग अपनी तैयारी को एरिया वाइज फोकस कर सके और जो कोर एरियाज हैं वहां पे काम करके अपनी प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण कर सके। ठीक है, जो 15 गुना बच्चे शामिल होने वाले हैं मुख्य परीक्षा में, आप उसमें शामिल हो सके। तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने के पहले नोटिफिकेशन से संबंधित 2-3 मिनट की एक जानकारी दूंगा। उम्मीद करूंगा मेरे दोस्त आप सब ध्यान में धैर्य से रखेंगे। अब देखो, यहाँ पे बात यह है, अच्छा, कई सारे लोगों ने एक कमेंट कल की वीडियो पे किया है कि सर पेड बैच के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। देखो, ये इन्फॉर्मेशन की क्लास भी अभी पेड बैच के बारे में नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे पेड बैच का अपने प्रचार करने के उद्देश्य से नहीं आया था। यहाँ पे ध्यान देना कि चूंकि कमेंट है, मैं हल्की सी बात आपको बताऊंगा। आज यानी 9 तारीख से हमारी जो पेड बैचेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। ऐसा नहीं कि कैलेंडर नोटिफिकेशन देख के बना था, मैं 4-5 दिन पहले से ही उसको बना चुका था। उसमें हम प्रॉपर आपको क्लासेस देने वाले हैं। अराउंड 15 के करीब में टेस्ट सीरीज देने वाले हैं। 12 टेस्ट सीरीज का शेड्यूल दे दिए हैं, 3 टेस्ट सीरीज अभी इसमें और ऐड करेंगे। आप सोचो 15 टेस्ट सीरीज और इसमें आपको लगभग आप मान के चलो 70 से 80 क्लासेस है प्री की। ठीक है, और बहुत बेहतरीन क्लास है ये क्लास। मैं बताऊं कि 2023 का जो प्री टाइम बैच था, जो हम लोग यूपी पीसीएस के लिए नॉर्मली स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उन पूरी क्लासेस को 2500 का बैच था, उस पूरी क्लास को ही आप लोग के लिए क्या किया, फ्री कर दिया। ठीक है, कि भाई बैच मतलब इनडायरेक्टली उसको टेस्ट सीरीज को, गाइडेंस को सब मिला के एक प्रॉपर बैच बना दिया ताकि कम शुल्क में आप लोग अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सके। ठीक है, इसके बाद से अभी जब मुख्य परीक्षा आपकी आएगी, पूरी टीम यूपीआरओ 2023 की मुख्य परीक्षा पे, ठीक है, लगा दी गई है ताकि जैसे ही प्रीलिम्स कंप्लीट हो आप लोग की मुख्य परीक्षा के लिए आपकी मदद स्टार्ट की जा सके। ठीक है, तो हम लोग पूरी डेडिकेशन के साथ लगे हैं। इस बार 23 का जो आरओ का पेपर है, हम कोशिश करेंगे कि यूपीएससी हिंदी के मैक्सिमम रिजल्ट्स रहें। जैसे हम लोगों ने यूपी पीसीएस में फतेह हासिल किया है, ये हमारा उद्देश्य रहेगा कि आरओ में भी हम आप सबकी मदद कर सके। अपनी औकात के हिसाब से पूर्णतः कोशिश रखें कि मैक्सिमम देने की कोशिश करें। ठीक है, अब देखो, तो बैच के बारे में जानकारी मैं नेक्स्ट अगली जो आपकी क्लास आएगी उसमें चीज़ें समझा दूंगा। अभी दिमाग में रखना कि आज से क्लासेस स्टार्ट है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। जिनको संपर्क करना होगा यहाँ कहीं कॉन्टैक्ट नंबर लिखा होगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर ये देखो, जूम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये जो 9519780078 है, ये यूपीएससी हिंदी का कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। आप देखो, फोन की संख्या क्या ना बहुत सारी है। ठीक है, सेकेंड बैच भी अराउंड भरने वाला है जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक ही दिन में। ठीक, तो आप लोग क्या करना ना कि केवल बैच में जल्दी एडमिशन पाने का सिंपल तरीका आपको बताते हैं। कई सारे दोस्तों का मैसेज है कि सर एडमिशन नहीं मिल रहा है। आपको क्या करना है, केवल यूपीआरओ, ठीक है, 2023 बैच ज्वाइन करना है, ये लिख के भेज देना। कहाँ पे, इस वाले नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज, इतना लिख देना। ठीक है, यूपीआर 2023 बैच ज्वाइन करना है, ये डिटेल। उसके बाद से आप लोग को ये क्या करेंगे कि जो सैंपल क्लासेस हैं, ठीक है, जो डिटेल्स है मतलब इनडायरेक्टली वो सारी आपके पास चली जाएगी। ठीक, आप उसके बाद से पेमेंट के प्रोसेस से आप जुड़ के बैच जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये लिखेंगे तो आपको एडमिशन जल्दी मिल जाएगा। कॉल के प्रोसेस से जाएंगे तो थोड़ा डिले हो सकता है कॉल ना पिक हो। कारण क्या कि फ़ोन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, मतलब अभी कल की जो फ़ोन्स आई थी अराउंड 30% फ़ोन पिक नहीं हो पाए। ठीक है, तो ये काम आप लोग कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं सीधा अपने टॉपिक्स पे जो मुझे बताना था। 55 रूल मैंने आपको समझाया था, उस रूल के बारे में एक संक्षेप में यहाँ पे फिर से बता दूं। देखो, हमेशा जो यूपीआरओ का कट ऑफ है, कल मैंने उस दिन आप लोग सबको समझाया था कि भाई 130, अच्छा ये स्लाइड कर देता हूं, मैं इधर कर देता हूं। ठीक है, 130 प्लस 30 मार्क्स अगर आप पाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप प्रारंभिक परीक्षा को क्रैक कर जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चूंकि 130 नंबर पाने के तरीके मैंने आपको बताए थे कि सिंपल तरीका है कि आप 75 टारगेट करो जनरल स्टडीज में, ठीक है, और 55 टारगेट करो आप जनरल हिंदी में। ठीक है, जनरल हिंदी में आप बोलोगे सर 55 आपने थोड़ा ज़्यादा तो नहीं बोल दिया ना।
आप उठा के आपकी कोई परिचित में जो बच्चा मेंस लिखा हो या वो दोस्त जो आपके रिजल्ट लिए हो, आप उनसे बात करो। आपको लगेगा नहीं ये कोई बड़ा टफ टारगेट नहीं है, आप केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे अच्छी पकड़ बना दोगे तो 45 तक पहुंच जाते हो आप। अब सोचो ना, केवल प्रीवियस ईयर पे पकड़ बना के थोड़ा सा काम कर लो। आदित्य पब्लिकेशन की जो मार्केट में किताब आती है उसको ले लो, प्रीवियस ईयर की किताब ले लो। प्रीवियस ईयर में आप घटना चक्र की किताब उठा सकते हो मार्केट से। केवल उन 2 किताबों के दम पे अपनी तैयारी को मैंने बताया था कैसे करनी है इसके पहले वाले क्लास में, ठीक है। आप इजिली 55 पहुंच जाओगे। 75 का मैंने यहाँ पे तरीका बताया था कि भाई चूंकि 15 क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, रीजनिंग से ही आ रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो, 2021 में 11 क्वेश्चन रीजनिंग से, इसके बाद से 17 में 15 क्वेश्चन, इसके पहले 14 क्वेश्चन। तो चूंकि 14-15 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आपके रीजनिंग से आ रहे हैं, तो भाई मैं यहाँ पे इजिली 15 क्वेश्चन मान के चलता हूँ कि रीजनिंग के हो गए, 15 क्वेश्चन रीजनिंग हो गए। और रीजनिंग आप सब में से आपको पता है ना, यहाँ पे जो रीजनिंग लिखा है वो सामान्य रीजनिंग है, ठीक है। सामान्य बौद्धिक परीक्षण की बात किया है, ना कि बहुत टफ लेवल जो सीजो में आते हो। यहाँ पे ये है कि अगर आपने एफर्ट कर दिया, डेली कम से कम 30 मिनट आप लोग रीजनिंग पे देना। ये सारी चीजें मैंने बता चुकी हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ भी दिक्कत नहीं आने वाली। अभी मैं एक एक चीज रीजनिंग के किस टॉपिक से क्वेश्चन बनकर एक एक लाइन आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक। बस थोड़ा धैर्य बनाए रखो। ये क्लास आपकी तैयारी में जितनी इंपॉर्टेंस रखेगी, आप इसके बाद आप समझ पाओगे कि कितनी इंपॉर्टेंस रख रही है क्लास, ठीक है। इस वक्त रात के 1 बज रहे हैं जब मैं ये क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। और कल कुछ कारण से मैं मौजूद नहीं था, इसलिए क्लास में रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो आप समझ सकते कि मेरा उद्देश्य था कि आप लोग के पास ये चीज़ पहुंचे, क्योंकि काफ़ी रिसर्च के बाद चीज़ें तैयार होती हैं, वो आप सबके पास पहुंचना ही चाहिए। एक टीचर, एक कोच के रूप में मेरा ये दायित्व बन जाता है। अब इसके बाद से हमको पता है कि करेंट अफेयर के अराउंड मिनिमम 20 to 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक। 25 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यानी इसको जब आप माइनस करोगे ना, तो ये आपके कितने हो गए, ये दोनों को जोड़ के 35 क्वेश्चन हो गए। और करेंट अफेयर कभी भी गलत नहीं करनी चाहिए। इसी के लिए मैं कहूंगा आज से आप लोग करेंट अफेयर की प्रैक्टिस करो। घटनासार की मार्केट से बुक उठा लो, और करेंट अफेयर की आज से क्लास मेरी स्टार्ट हो चुकी है, तो उसको देखते चलो, ठीक है। उसको एकदम मत छोड़ो, बहुत सीरियस होके मेरी क्लासेस को देखते चलो। क्लास में मैं जो इंपॉर्टेंस चीज़ रहती है वही आपके समक्ष लेके आता हूँ, अनर्गल चीज़ें मैं आपके पास नहीं लेके आता हूँ, ठीक है। तो ये काम करनी है। अब यानी जीएस में कितने क्वेश्चन आपको सही करने हैं? जीएस में आपको 40 सही करने हैं, क्योंकि 35 तो आपने यहाँ से कर लिया। 35, और ये 35 एक्यूरेसी बनाओ, ये 35 के 35 नंबर लिखाओ। लोग लाते हैं, आपको कि नहीं लाते हैं, लेकिन विश्वास रखो मेरे ऊपर, लोग लाते हैं। आप अगर यहाँ पे करंट अफेयर डेली 1 से 1.5 घंटा पढ़ो और रीजनिंग 30 मिनट लगाओ, अगर ये 35 के 35 नहीं आ गए तो कहना मुझे कि सर आपने गलत बोला था। अब जीएस के 40 क्वेश्चन कैसे आएंगे, कैसे नंबर आएंगे, इसकी बात मैं करता हूँ, और इसके लिए पूरा का पूरा रिसर्च आपके पास है। ये ठीक है। मार्केट में ऐसे नॉर्मली आप जब कोई प्रैक्टिस सेट या कुछ भी बुक्स लेते हैं आर की, तो ये जो डिटेल्स लिखे गए रहते हैं, ये डिटेल्स, ठीक है। अब देखो हिस्ट्री की मैं आपको डिटेल देता हूँ, ये मुख्य परीक्षा लिखी है तो हमको इस डिटेल से नहीं मतलब है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि एंशिएंट हिस्ट्री, मेडुअल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर। अब एक चीज़ समझो, मॉडर्न हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन है? 14 क्वेश्चन। इसके पहले कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन। इसके पहले कितने क्वेश्चन है? 15। इसके पहले 10, 10, 14। यानी हम लोग कह सकते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में मॉडर्न हिस्ट्री से 10 से 15 के बीच में क्वेश्चन आते हैं। आप में से इस बात को तो लोग स्वीकार करते होंगे कि सर मॉडर्न हिस्ट्री से 10 से, ध्यान देना है, 10 to 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपका भाग गिरा तो 15 भी आ जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री से। आप लोग अपना 100 दो। हिस्ट्री जो आप लोग पढ़ते हो ना, आप लोग कहाँ समय खत्म कर देते हो? आप लोग समय खत्म करोगे कहाँ पे? आप लोग समय खत्म कर दोगे जाके एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने में। आप स्टोन एज को रटने में लगे हो, हड़प्पा रटने में लगे हो, ठीक है। मौर्य पीरियड भी वो रटने में लगे हो। क्वेश्चंस जहाँ से आ रहे हैं आप वहाँ फोकस करो। मैं ये नहीं कह रहा मौर्य पीरियड से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखोगे 6 क्वेश्चन इसके पहले एंशिएंट हिस्ट्री से आए हुए हैं, ठीक है। लेकिन तब हिस्ट्री में मॉडर्न से क्वेश्चन 10 हो गया, ठीक। क्योंकि मॉडर्न का जो सिलेबस है ना, डिटेल सिलेबस मैंने आपको बताया था, वहाँ पे लिखा है इंडियन नेशनल मूवमेंट स्पेशली पूछेंगे। यही रीज़न है मॉडर्न हिस्ट्री की जो वेटेज है ना वो बढ़ जाती है। तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री टारगेट करना है। मॉडर्न हिस्ट्री अब कहाँ से करनी है? तो इसके लिए एक आप घटना चक्र की बुक पढ़ लो, ठीक है। एक आप घटना चक्र, और एक बार में घटना चक्र से मॉडर्न हिस्ट्री कम से कम 5 बार, कम से कम 5 टाइम इसको रिवीजन करना है। कोई भी चीज़ आपको एक बार नहीं, 4 से 5 बार रिवीजन करनी है, ठीक है। ये काम। अब देखो 40 क्वेश्चन की नॉर्मली मैं आपको रेंज निकालता हूं। देखो 10 से 15 क्वेश्चन हम लोग ये मिनिमम अगर एरिया मिडल का ले लें तो 12 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से निकल जाएंगे। और ऐसा तो नहीं कि भाई कि आप मेडुअल हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ऐसा तो नहीं कि आप मॉडर्न हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। देखो जो मेडुअल हिस्ट्री से 6 क्वेश्चन आए ना, 6 क्वेश्चन, ध्यान देना है, ठीक। मेडुअल हिस्ट्री से जो 6 क्वेश्चन आए हैं, अगर यहाँ पे बुक होगी तो मैं अभी जस्ट उस बुक की मदद से आपको बता दूंगा। आप देखोगे कि वो जो क्वेश्चन है ना, उनमें से मिनिमम कम से कम 4 क्वेश्चन, कम से कम आपके जो 4 क्वेश्चन होते हैं वो
मुगलों के और दिल्ली सल्तनत की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं रहती हैं, जो उस ड्यूरेशन में आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बन के आते हैं, वहीं से क्वेश्चन बन के आते हैं। अब यहाँ पे समझो बात को, तो हम लोग क्या करें, चलो कुछ भी ना याद करें, मेडिवल हिस्ट्री में जाके केवल दिल्ली सल्तनत और मुगल याद कर ले। जो महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर पलट रहे हैं, जो महत्वपूर्ण शासक है, उनके ड्यूरेशन में क्या प्रशासनिक डेवलपमेंट्स हुए हैं, क्या नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, ठीक है, ये चीज़ें तैयार कर जाना है। ठीक, इजिली आप देखोगे इस 6 में से भी मिनिमम 3 क्वेश्चन आप कर जाओगे, मिनिमम 3 क्वेश्चन कर जाओगे। और ये 3 क्वेश्चन आपको करने के लिए कुछ नहीं, केवल घटना चक्र पढ़ जाओ मेडिवल हिस्ट्री की, ठीक है, आपको हो जाएगा 3 क्वेश्चन। और यही काम यहाँ भी कर जाओ, यही काम यहाँ भी कर जाओ। ठीक, बस एक्स्ट्रा थोड़ा सा काम क्या ना अब मॉडर्न हिस्ट्री में करना, उसमें भी इंडियन नेशनल मूवमेंट में 1857 से 1947 तक। ठीक है, उसके लिए आप चाहो तो आशुतोष कुमार सिन्हा की मार्केट से एक बुक आती है, वो बुक उठा के आप लोग रीड कर सकते हो। आशुतोष कुमार सिन्हा, लाल कलर की वो बुक होती है। ठीक है, आशुतोष मार्केट में जाके बोलोगे आशुतोष कुमार सिन्हा, या अमेजन पे टाइप करोगे आशुतोष कुमार सिन्हा, गूगल पे देखोगे तो उसकी कवर पेज आ जाती है, आशुतोष कुमार सिन्हा लिखा होगा। कोई भी बुक आप मार्केट से, महेश वड़वाल की एनसीईआरटी उठा लो, कुछ भी उठा लो, किसी की भी पढ़ सकते हो। ठीक है, आशुतोष कुमार सिन्हा एक गाइड बुक है, इसलिए बढ़िया है। ठीक है, भारत का भूगोल और विश्व की भूगोल पे अगर आप लोग बुक सोर्स पे जाएंगे तो हम सबको पता है कि महेश वड़वाल की काफी इंपॉर्टेंस रहती है। अब देखो प्रीलिम्स में भारत के भूगोल से कितने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन। इसके पहले कितने क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन। इसके पहले कितने क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन। इसके पहले कितने क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन। इसके पहले कितने क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन। अब जिसकी ज्योग्राफी कमजोर हो, ठीक है, जिसको लगता है कि मुझे विश्व का भूगोल नहीं पढ़ना है, ठीक है, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ोगे ना सिलेबस, तो सिलेबस में लिखा है कि मैं भारत और विश्व के भूगोल में, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज पूछूंगा, नेचुरल रिसोर्सेज पूछूंगा। नेचुरल रिसोर्सेज में हमको पता है, ठीक है, खाद्यान्न आ जाते हैं, मिनरल्स आ जाते हैं, रिवर्स आ जाती हैं। ठीक, तो हम लोग एक्चुअली क्या करें, पोर्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है, तो हम लोग एक्चुअली क्या करें कि भाई वर्ल्ड ज्योग्राफी में नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह को देख लें, ठीक है, थोड़ा जलधारा वगैरह को देख लें। ये सारा काम क्या करें, केवल कर लें, केवल इतना। विश्व के भूगोल से ये जो 10 से 11 क्वेश्चन बन के आ रहे हैं ना, इतना, इससे आप अराउंड 50% क्वेश्चन यहां से निकाल लोगे। नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड ही क्वेश्चन बन के आते हैं। ठीक, थोड़ा सा तो ये चीज दिमाग में रखना है। इसके लिए करो कुछ नहीं, करना क्या है वो आपको बताऊंगा। देखो वर्ल्ड इंडियन ज्योग्राफी के लिए दिमाग में रखना है, एक तो घटना चक्र सबको करनी है। ज्योग्राफी के लिए मैं ये हरगिज नहीं कहूंगा कोई बुक पढ़ना, बस ज्योग्राफी में करना क्या ना, जैसे मान लो कि ट्राइबल पूछा हुआ है किसी बार, ठीक है, ट्राइबल, तो अगर आपके पास कोई बुक है, कोई भी बुक है, महेश वड़वाल हो या कोई भी हो, तो महेश वड़वाल में ट्राइबल टॉपिक देखो कहाँ पे है, ठीक है, ट्राइबल टॉपिक देखो और जाके जितने भी ट्राइबल्स लिखे एक बार उसको रीड कर लो। ठीक है, ध्यान देना है। या आपके पास लूसेंट है तो एक बार वहां से जाके सारे ट्राइबल्स को देख लो। ठीक है, जलधारा पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रशांत महासागर की उष्ण धारा है, तो एक बार आपको क्या करना है कि प्रशांत महासागर की जलधारा पे जाना है, सारी जो ठंडी गर्म जलधारा है, ठीक है, कौन सर्कल बनाती है, आर्कटिक सर्कल कौन नहीं बनाती है, ठीक है, वो एक बार जाके अपने को देख लेने हैं। ठीक, बस ये चीज, ये अप्रोच अपने दिमाग में रखनी है। ठीक है, तो बेसिकली जब ये चीज अपने दिमाग में रखोगे ना, तो तैयारी सटीक बन जाती है। ठीक है, और फिर क्वेश्चंस की संख्या आपकी इंप्रूव होना स्टार्ट होगी। तो यहां मैं ये कहूंगा कि जिसको लगे कि मेरी ज्योग्राफी अच्छी नहीं है, वो वर्ल्ड ज्योग्राफी इग्नोर कर दे कि भाई मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ूंगा। यहां पे हिस्ट्री में चाहे तो वो एंशिएंट हिस्ट्री को इग्नोर कर दे कि मैं एंशिएंट हिस्ट्री नहीं पढ़ूंगा। एंशिएंट हिस्ट्री में क्या करे, केवल साउथ इंडिया की हिस्ट्री पढ़ दे, साउथ इंडिया की, चोर चेर पांड्य, ठीक है, संगम युग, और संगम युग, ये आप लोग पढ़ दो बस। संगम युग, चोर चेर पांड्य, ये पढ़ लो। कुछ इंपॉर्टेंट एंशिएंट की बुक्स है वैदिक पीरियड की, कि ये किसने रची है, ये किसने लिखा है, वो पढ़ लो। इसके अलावा आप मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री चाहो तो छोड़ दो। मेडुअल हिस्ट्री में प्रशासनिक क्रम केवल याद कर जाओ, केवल इतना, घटना चक्र पलटो, 2-3 दिन काम कर जाओ, इतना कर जाओ, केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तैयार कर जाओ। चलो ये भी नहीं कर पाते हो, मॉडर्न हिस्ट्री पे थोड़ा सा बुक से काम करना है। बुक का काम क्या करना है, यहाँ पे करना है, यहाँ पे मैंने बता दिया किस सोर्स से करना है। ज्योग्राफी में मैंने बता दिया कि घटना चक्र करनी है। मार्केट से जो भी आपके पास बुक हो, नहीं हो तो अपने पास लूसेंट जरूर रखो। लूसेंट से क्या करना है कि बस आपको प्रीवियस ईयर पलट रहे हो तो जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को जाके टॉपिक्स ढूंढने हैं और केवल वो टॉपिक करने हैं। समझे ना मेरी बात, मतलब दिमाग में रखना है कि अगर आपको ये लग रहा है कि आंतरिक भूगोल, मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो असंबद्धताएं हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस बने हैं, तो आपका काम क्या है कि जितनी भी असंबद्धताएं हैं वो तैयार कर लेंगे। ठीक है, बस ये अप्रोच रखनी है। ये नहीं कि हम पूरा का पूरा लगे महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत पढ़ने, सागर नीतल प्रसरण पढ़ने, ये अप्रोच नहीं अपनानी है। ठीक है, बात समझ में आ गई।
जनसंख्या एवं नगरीकरण, चूंकि नए सेंसस 2021 में, देखो यहां से क्वेश्चंस खत्म कर दिए। रीजन समझ रहे हो? एक्चुअली नए सेंसस आने की बारी थी, तो एक तो रीज़न ये था, ठीक है, लेकिन वो कोविड वाला दौर था तो हमको पता कि नए सेंसस आ नहीं पाए। दूसरा, एक पिछले दिनों में एक ट्रेंड भी चल रहा था कि जनसंख्या और नगरीकरण से क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, ठीक है, जनसंख्या नगरीकरण से क्वेश्चन नहीं आ रहे थे। आप इकोनॉमिक्स का घटना चक्र पलटना, ध्यान देना, इकोनॉमिक्स का घटना चक्र पलटना। इकोनॉमिक्स के घटना चक्र में यहाँ पे अगर होगी तो मैं दिखा दूंगा। इकोनॉमिक्स के घटना चक्र में जनसंख्या एवं नगरीकरण के टॉपिक्स हैं, आपको वहां से क्या करना है, जनसंख्या एवं नगरीकरण का टॉपिक देख जाना है, ठीक है। अब सोचो यहाँ से 12 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12 आए हैं, इस समय 5 आए हैं, फिर 12 आए हैं, फिर 5 आए हैं, तो 5 के बाद से 12, ठीक है, 12 के बाद से 5, फिर 5 के बाद तो एटलीस्ट 5 क्वेश्चन तो यहाँ से जनसंख्या से आने वाला है, ठीक, दिमाग रखना है। तो पहली बात तो आपके पास जनसंख्या नगरीकरण का 12 5 17 12 12 24 24 10 34 क्वेश्चन, ठीक है, तो केवल पिछले 4 सालों में मौजूद है, ठीक है। और थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो जनसंख्या नगरीकरण के लगभग आपके पास अच्छे खासे क्वेश्चंस बने। और यहाँ पे देखो ना, 2013 से तो भाई 2011 के सेंसस बेस्ड क्वेश्चन आए होंगे 2013 वाले पेपर से, तो सेंसस बेस्ड क्वेश्चन 2011 के आए होंगे, तो यानी आप इधर की जनसंख्या वाले क्वेश्चन भी इस वर्ष से, यहाँ से, ठीक है, ये जो आपके पास लगभग 36 क्वेश्चन है, ये तो आपके नवीन क्वेश्चन है, नए सेंसस बेस्ड क्वेश्चन, तो यानी ये आपकी एग्जाम के लिए तो प्रीवियस ईयर ही काम आ जाएगा, ठीक है। तो अगर 5-7 क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है तो आपके लिए बेनिफिट। यहाँ पे बहुत लंबे बुक सोर्स पे नहीं जाना है, यहाँ दिमाग में रखना है कि केवल और केवल घटना चक्र की जो इकोनॉमिक्स है वहां पे जनसंख्या नगरीकरण लिखा हुआ है उसे पढ़ लेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। अब आगे आ जाओ। भारतीय राज्य व्यवस्था में मैं सीधे खुल के कहता हूं, ठीक है, चाहे यूपी पीसीएस का पेपर हो, कोई पेपर हो, आप यहां केवल एक ही बुक पढ़ो, उसका नाम है घटना चक्र। अब देखो, राज्य व्यवस्था का पेपर यहाँ पे थोड़ा सा वेटेज कम है, 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन यही है, यानी मैं औसत कह सकता हूँ यहाँ से, मान लो कि न 5 न 7 न 9, मान लो यहाँ से 6 क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, 9 क्वेश्चन आ जाए तो बहुत बल्ले बल्ले बात है। आपको दिमाग में बनानी क्या होती है ना कि मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन ज़्यादा आ जाए, इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन आ जाए, पॉलिटिक्स आ जाए, जनसंख्या नगरीकरण से क्वेश्चन आ जाए, ये कम प्रयास और मैक्सिमम स्कोर वाला एरिया है, ठीक है। अब देखो, पॉलिटी के लिए घटना चक्र क्या करो ना कि केवल घटना चक्र पढ़ो, और केवल 20 घंटे में आप घटना चक्र पढ़ सकते हो, केवल 20 घंटे में, ठीक। खासतौर पे आप अगर 20 घंटे में घटना चक्र खत्म कर दोगे तो सोचो इसको 4-5 बार रिवीजन करो, यहाँ पे मैक्स रिवीजन। तो मैं आपको बोलूंगा कि इस सब्जेक्ट को भी अपना टारगेट एरिया बनाओ। अब टारगेट एरिया मैंने क्या बोला कि इंडियन ज्योग्राफी को बनाने के लिए, और इंडियन ज्योग्राफी कैसे बोलना वो बोल दिया पढ़ने के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री मैंने बताया वो कर जाओ टारगेट एरिया, और जनसंख्या नगरीकरण को भी टारगेट एरिया बनाना है क्योंकि 5 क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं यहाँ से, ठीक है, ध्यान रखना है। अब बात आती है अर्थव्यवस्था, ठीक है, इकोनॉमिक्स से 9 5 6 क्वेश्चन हर साल है। देखो, इकोनॉमिक्स में एक तो करंट अफेयर का वेटेज होता है, ठीक है, तो हालांकि वो करंट इकोनॉमी में तो वहाँ पे है। ट्रेडिशनल इकोनॉमी 4 से 5 आ रही है, यूपी पीसीएस में भी यही 4 से 5 आती है, ठीक है। इसमें क्या करना है, जो आपको मैंने बताया कि जब घटना चक्र पलटोगे तो जनसंख्या नगरीकरण वाला टॉपिक देखोगे, उसी के पहले एक, जैसे घटना चक्र कई सारे सेक्शन में डिवाइड है, ठीक है, उसी में एक सेक्शन बी है। सेक्शन बी में क्या है, सामाजिक विकास है, सोशल डेवलपमेंट का एक टॉपिक है, सामाजिक विकास। केवल वो सामाजिक विकास का टॉपिक आपको करना है और कुछ नहीं करना है, सामाजिक विकास का टॉपिक, ठीक है, ध्यान देना, क्या सामाजिक विकास का टॉपिक आपको करना है। आई बात समझ में, ठीक है, ये चीज दिमाग रखना। और अब क्या करो, इकोनॉमिक्स नई वाली लोगे, नई वाली इकोनॉमिक्स लोगे, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली आपकी बजट और आर्थिक समीक्षा के क्वेश्चंस आते हैं, दिमाग में रखना है। तो आपको करना क्या है कि नई इकोनॉमिक्स अपने पास ले लो, एक तो क्या ना उसमें अपडेटेड दिया होगा, ठीक है, यानी इस बार की 23 की जो आपकी, ठीक है, आर्थिक समीक्षा बजट रहने वाली है, ठीक है, थी, उसके अकॉर्डिंग वो फैक्ट्स चेंज कर दिया होगा। तो आपके लिए एक अच्छी बात क्या है कि आपके पास आपको अपडेटेड फैक्ट्स आपके हाथ में आ गए रहेंगे, तो आपको अपडेट करना नहीं है, ठीक है। यूपी पीसीएस के इस बार पेपर में भी देखेंगे कि हर बार इतने क्वेश्चंस आर्थिक समीक्षा से बजट से नहीं आते, लेकिन इस बार 4-5 क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है। तो यूपी, जो कि यूपीआरओ ऑलरेडी देती है, तो यानी यूपीआरओ में इसकी संख्या एटलीस्ट जो देती है वो तो बनी रहेगी 4-5। तो ये दिमाग में रखना है कि केवल पलटना है, ठीक है, जहाँ पे आर्थिक समीक्षा बजट लिखा है वहाँ पे पढ़ के उससे क्या क्वेश्चंस रेफरेंस में बना है वो डाटा बस तैयार करनी है, करंट अपडेटेड डाटा 2023 वाली, ना कि पहले की डाटा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। और इस बार यूपी पीसीएस से जो 4-5 क्वेश्चन दिए उसी को एक बार, पहली बात वही 5 क्वेश्चन देख जाना है, क्या पता उसी में से 1-2 क्वेश्चन दे दे, ठीक। आगे बात समझ में। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, देखो विज्ञान में मैंने आपको सिलेबस डिस्कस किया था, तो नॉर्मली बोले हैं कि पर्यावरण और विज्ञान इन दोनों में उन्होंने बोला है कि मैं सामान्य परीक्षण करूंगा, सामान्य परीक्षण करूंगा, ठीक है। विज्ञान में सामान्य परीक्षण की बात बोले, पर्यावरण में सामान्य परीक्षण की बात बोले हैं, और आपके
एक जगह पे और बोले हैं, रीजनिंग में बोले सामान्य परीक्षण करेंगे, ठीक। अब सोचो यहाँ पे जनरल साइंस में आप ऊपर देखोगे, यहाँ पे खैर साइंस टेक आ गया है। साइंस टेक के क्वेश्चन तो आपके सीए करंट अफेयर के बेस्ड होते हैं, ठीक है। अब इसमें मान लो इसरो डीआरडीओ वगैरह पे क्वेश्चन अगर दे दिया, ठीक है, आर्यभट्ट वगैरह कुछ पुराने पहले अपने मिसाइल वगैरह बेस्ड क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, या मान लो चंद्रयान के चंद्रयान 1 के बेस क्वेश्चन दे दिया, चंद्रयान 2 के बेस, ठीक है, कुछ दिया, तो थोड़ा सा हम लोग इसको ट्रेडिशनल भी बोल सकते हैं, ठीक, ध्यान रखना। तो थोड़ा ये साइंस टेक में अपने दिमाग में रखना है कि चंद्रयान, ठीक है, अभी आदित्य 11 मिशन वगैरह गया है, ठीक है। तो ये इसके नए नवेले फैक्ट्स जो हैं वही बन के आएंगे, वो आप लोग करेंट अफेयर में पढ़ोगे, तो यहाँ से दिक्कत आपको नहीं होगी। मेनली दिक्कत क्या ना, आप यहाँ पे देखो, फिजिक्स जिसको साइंस नहीं आती है वो फिजिक्स इग्नोर कर सकता है, ठीक है, वो रसायन विज्ञान इग्नोर कर सकता है, लेकिन वो जीव विज्ञान कर जाए, ठीक है। आपको इसमें भी क्या करनी है, घटना चक्र पलटो, घटना चक्र से जीव विज्ञान कंप्लीट करो, ठीक है, जीव विज्ञान कंप्लीट करो, जो यूपी प्रीवियस ईयर के आए हुए खासतौर पे यूपी आयोग के एग्जाम के क्वेश्चन है वो तैयार कर जाओ। बल्कि मैं बोलूंगा ना, आप लोग क्या करो कि इसके तीनों के घटना चक्र तैयार कर जाओ, तीनों का घटना चक्र तैयार कर जाओ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, और वही क्वेश्चन तैयार कर जाओ जो यूपी पीसीएस में, आरओ में, ठीक है, मतलब यूपी आयोग के द्वारा विभिन्न एग्जाम में पूछे गए, ठीक। अब इसमें हर साल देखो कितने क्वेश्चन है, 5 2 7 क्वेश्चन, ठीक है, 3 3 6 4 10 क्वेश्चन, 6 1 7 क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान देना है। अब इसमें भी ध्यान देना है कि एक्चुअली क्या ना कि यहाँ पे देखो इस बार यहाँ पे 9 क्वेश्चन दिए हुए थे, ठीक है, यहाँ पे 9 क्वेश्चन दिए, तो यानी आप क्या करो, बेसिकली जीव विज्ञान के मैं इसके एरिया भी डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, कि जीव विज्ञान के कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं, ये मैं स्पेशली एक बार क्या करूँगा ना कि साइंस वाले पोर्शन का, ठीक है, साथ वो 8-10 टॉपिक्स निकाल के दे दूंगा कि केवल ये 10 टॉपिक्स दिख जाओ, यहाँ से आपको अराउंड 60% क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये एक पैटर्न एनालिसिस की क्षमता है, आप लोग भी प्रीवियस ईयर पढ़ोगे तो एनालिसिस करने की क्षमता आप में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ भी इसमें अब मेरा यही रहेगा आपसे कि कोशिश करो कि जीव विज्ञान, जो बीमारियाँ हैं, ठीक है, वगैरह है, ठीक है, प्रोटीन्स, इनके बेस देखेंगे क्वेश्चंस बन के आते हैं, ठीक है, ये इजीली आप जो प्रीवियस ईयर पलटोगे तो आपको दिख जाता है, ठीक। अच्छा, आप चाहो तो इसके लिए लूसेंट जरूर अपने पास रखनी है, आप चाहो तो इसको लूसेंट से भी तैयार कर सकते हो, ठीक है, इनको लूसेंट से भी तैयार कर दो। अब बहुत डीप नहीं जाके कि मैं रसायन विज्ञान में लगा कि बहुत डीप जाके, जो एक स्तरीय नॉलेज है, जैसे आप रसायन विज्ञान में क्या पूछता है, एलएनजी की मुख्य सीएनजी की मुख्य गैस कौन सी है, एलपीजी की मुख्य गैस कौन सी है, ठीक है, फिटकरी की कभी कभी फार्मूले भी पूछेगा तो नॉर्मल पूछता है, आप ऐसे देखो, ठीक है, भारी जल किसे कहते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो ये क्या ना, ये सामान्य जानकारी है, हर अभ्यर्थी के पास होनी चाहिए, उसके बेस्ड। करंट अफेयर की दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है, करंट अफेयर को तो मैंने ऑलरेडी माइनस ही कर दिया, सोर्सेज भी आपको बताया। यहाँ पे एक टॉपिक आप लोग विविध देखते होंगे और आपको लगता होगा कि सर ये विविध के टॉपिक्स क्या है। विविध के टॉपिक्स वो होते हैं जो कहीं से मैच नहीं करते हैं, ठीक है, उसको कई जगहों पे रखा जा सकता है, ठीक है, तो ऐसे टॉपिक्स होते हैं। यहाँ पे देखो 16 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, यानी हम लोग कह सकते हैं कि कम से कम 5-7 क्वेश्चन हमारे पास विविध के आ जाते हैं। अब विविध है क्या, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सारे सब्जेक्ट, साइंस, इन्वायरमेंट, सबके आप जब घटना चक्र लोगे ना, तो घटना चक्र के लास्ट में विविध लिखा रहता है। आप जब उसकी किसी भी घटना चक्र में जब आप उसका जो वो सीरीज होता है ना, जहाँ पे टॉपिक्स लिख रहते हैं कि पेज नंबर इतने पे ये चीज़ है, पेज नंबर 2 पे इतनी चीज़ है, तो वहाँ पे कहीं देखोगे ना तो आपको टॉपिक पे, इंडेक्स पे आपको विविध लिखा मिलेगा। सारे के विविध तैयार कर जाओ, ठीक है। ये जो 5-7 क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन वहीं से आते हैं, ठीक है, जो 5-7 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, 2-3 क्वेश्चन वहीं से आते हैं, तो अच्छी बात है, ये भी आपकी तैयारी हो जाएगी। अब आप बताओ कि क्या आपको नहीं लगता है कि इतने डिटेल सिलेबस डिस्कशन के बाद आप लोग ईजिली 40 नंबर यहाँ से निकाल लोगे, ठीक है। आपको सोचो ना, आप केवल मॉडर्न हिस्ट्री से 12 क्वेश्चन निकाल सकते हो, ठीक, ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन निकाल सकते हो, साइंस पॉलिटी से 5 क्वेश्चन निकाल सकते हो, ठीक है, जनगणना से 1-2 क्वेश्चन तो निकल ही जाएगा, ठीक है, जीव विज्ञान से या किसी को बुक कुछ भी ना रहो, 3-4 नंबर तो वहाँ से भी पा जाएगा। इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट में भी केवल और केवल घटना चक्र पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना है। देखो कुछ सब्जेक्ट की केवल घटना चक्र पे बड़ा ट्रस्ट रखा करो, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए, जनरल साइंस के लिए, ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट दिमाग रखना है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, जनरल साइंस, पॉलिटी, ये 3 सब्जेक्ट के लिए घटना चक्र रामबाण है, ये 3 सब्जेक्ट के लिए रामबाण है, ठीक। इकोनॉमिक्स के लिए भी ट्रेडिशनली रामबाण है, ठीक है। यहाँ पे चूंकि टॉपिक में इजीली यहाँ पे जनसंख्या नगरीकरण को डिवाइड कर ही दिया है, तो आपको और भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। सीधा हम लोग क्या करेंगे, चूंकि डिवाइडेड टॉपिक है, इजीली जाके देख लेंगे। अब रीजनिंग में कुछ लोग दोस्तों का कहते हैं कि सर रीजनिंग के क्या हाल है, यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस देखोगे
तो 15-16 क्वेश्चन हर वर्ष आपके यूपी स्पेशल के रहे हैं, 15-16 वर्ष क्वेश्चन हर वर्ष यूपी स्पेशल के रहे हैं। इसमें भी जो मेनली आपकी 15-16 क्वेश्चन में से जो आए हैं, ठीक है, वो कहाँ से आए हैं? यूपी के आर्ट एंड कल्चर से आए, ठीक है, महत्वपूर्ण गायन, महत्वपूर्ण डांस, ठीक है, जीआई टैक्स पे, ठीक है, तो ये सॉरी, ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस जो जिन वस्तुओं को जाती है उनके लिए ध्यान रखना है। तो अब क्या ना कि कृषि से जनसंख्या नगरीकरण, देखो यहाँ भी टॉपिक है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि नीतियाँ और योजनाएं तो ये करंट अफेयर का टॉपिक हो जाती है, तो यहाँ पे तो दिक्कत आती नहीं है, ऊपर चला गया, ठीक है। यूपी में भाई इंडस्ट्री के लिए, कुछ उद्योग के लिए कुछ है ही नहीं, रॉ मटेरियल्स कुछ ही, मतलब ऐसे मिनरल्स यूपी में पाए जाते हैं तो पाए नहीं जाते हैं। तो इसके कुछ ही बहुत ही थोड़े से एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इसी के लिए केवल प्रीवियस ईयर जब कर जाओगे ना तो वो सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री स्पेसिफिकली क्वेश्चन आते हैं तो रिपीट कर जाते हैं, क्योंकि है ही नहीं, ठीक है। उद्योग मतलब हमारे यहाँ में कुछ ऐसी है ही नहीं, तो नॉर्मल रिपीट कुछ ही एग्जाम्पल्स है, वही रिपीट कर देते हैं वो लोग, ठीक, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहाँ से क्वेश्चंस आपके बन के आ रहे हैं, ठीक, इजीली हो जाएंगे। यूपी स्पेशल के लिए आप सबसे मैं कहूँगा, देखो आपके पास कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं। एक इसमें आप तरीका क्या अपना सकते हो, घटना चक्र की बुक आती है, आप चाहो तो वहाँ चले जाओ, ठीक है, जो मार्केट में आपको मिल जाए। दूसरा, यूथ कंपटीशन टेक्स्ट ने क्या किया था, अभी यूपी पीसीएस का जब एग्ज़ाम था, ठीक है, तो यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम के पहले इसने क्या किया था कि यूपी स्पेशल में आज तक जितने भी एग्ज़ाम हुए, मतलब केवल यूपी पीसीएस या आरओ नहीं, जो भी एग्ज़ाम हुए यूपी स्तरीय के, ठीक है, उसमें यूपी स्पेशल के जितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, वो सब उसमें कंपाइल में रख दिया, ठीक है। तो अब ये देखना है कि अगर आप लोगों ने पहले यूपी पीसीएस के समय खरीद ली थी बुक तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है, अगर खरीद ली थी। अगर नहीं खरीदी थी, ठीक है, तो एक बार देख लेना मार्केट में क्या मिल रही है। मैं अभी पूछने गया था कुछ समय पहले मार्केट में, तो ये बुक नहीं थी मार्केट में, ठीक है। लेकिन अगर लास्ट तक भी आ जाती है, लास्ट के 1 महीने पहले भी आ जाती है, तो ये बुक ले लेना, क्योंकि समझे ना, यूपी स्पेशल के सारे क्वेश्चन आपको करा देगी। क्लियर बात, ठीक, ये चीज़ ध्यान देना। वाईसीटी ने एक और अच्छा काम किया था इस बार, जैसे एग्ज़ाम के पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए उनमें करंट अफेयर के पूछे गए क्वेश्चंस का एक सीरीज लेती आई थी। अगर वाईसीटी आरओ के पहले भी ऐसा काम कर देती है, यूथ कंपटीशन टेक्स्ट, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये आना होगा तो ये लास्ट के एक ही मंथ में आएगी, लास्ट 1 मंथ में, ठीक है, ध्यान देना है। तब तक आप लोग चाहो तो घटना चक्र से देख सकते हो, ठीक है, दिमाग में ये चीज़ रख सकते हो, या कोई भी आपके पास सोर्सेज हो, ठीक है। परीक्षा वाणी वगैरह पे न जाना, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, ठीक है, माथा खिसक जाएगा, ठीक। तो मिनिमम सोर्सेज जहाँ से 10 में से 6 क्वेश्चन भले आए, ठीक, लेकिन वो 6 आप कर जाओ, ना कि 10 में से 10 क्वेश्चन तैयार करने के लिए 2000 फैक्ट 5000 फैक्ट के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। मैं समझता हूँ सबका स्तर, ठीक है, एक इंसान ही तो है भाई, मेरी ही तरफ से सब लोग तो हैं भाई, मुझे जितनी फैक्ट से डर लगती है, बोझ ही होता है फैक्ट याद करना, समझो मेरी बात। मैं आपको एक किताब दे दूं और उसमें बोलूं कि आपके पास 10,000 फैक्ट है, तैयार करो, 5,000 फैक्ट से तैयार करो, तो नहीं, अच्छी किताब है। वो सब किताबें जानते क्या नहीं, आपके पास एक अच्छा खासा टाइम है कि भाई 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 1 साल, 1.5 साल का टाइम है। अपने लोग थोड़ा अपन पढ़ते चलना है और तैयार हो जाती है, ठीक है। बट अभी क्या ना कि अप्रोच एग्जाम बेस्ड, समय कम तो प्रभाव ज़्यादा, तो स्ट्रेटजी बेस्ड तैयारी, ठीक है, ध्यान देना। रीजनिंग में आप देखोगे, रीजनिंग की क्या हाल चाल है, आप देखोगे रीजनिंग में हर वर्ष मैंने बताया कि 11, 15, 14 ये आपके यानी 10 से 15 के बीच में क्वेश्चंस बन के आए हुए हैं। इसमें जो आपके नॉर्मली हर साल क्वेश्चन बन रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग पे बन रहे हैं, श्रृंखला परीक्षण पे बन रहे हैं, ठीक है, लुप्त पदों को भरने पे बन रहे हैं, वर्गीकरण के क्वेश्चन पे बन रहे हैं, रक्त संबंध पे बन रहे हैं, सादृश्यता परीक्षण पे बन रहे हैं। ये आपके जो 6 हैं, ये 6 मेजर टॉपिक हैं रीजनिंग के, ठीक है, ये 6 MT यानी मेजर टॉपिक है। आप लोग यहाँ पे काम कर सकते हो, ठीक, आप लोग यहाँ पे काम करते हो। ये जो PDF है मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे इसको अपलोड करवा दूंगा, आप लोग इसको देख भी सकते हो, ठीक। यही बात है। अब देखो ऊपर जो GS के तैयारी है, मैं बताऊं कि ये तैयारी आप केवल क्रैश कोर्स के दम पे कर लोगे, मतलब इतनी तो कहीं कराई गई है। मैं अपनी इंस्टीट्यूट की क्रैश कोर्स पे इतना ट्रस्ट है, और आधी क्रैश कोर्स इसमें मैंने ही पढ़ाई है, ठीक है। इसमें हिस्ट्री मैंने पढ़ाई है, पॉलिटी मैंने पढ़ाई है, ठीक है, इकोनॉमिक्स रमन सर ने पढ़ाई है, ज्योग्राफी रमन सर ने पढ़ाई है, ठीक है, ध्यान देना है। फिर जनरल साइंस मैंने पढ़ाई है इसमें, ठीक है, जनरल साइंस इसमें मैंने पढ़ाई हुई है, ठीक है।
तो ये बेसिकली इसमें इन्वायरमेंट इकोलॉजी रमन सर ने पढ़ाई है। तो ये है 50% रमन सर ने, 50% मैंने पढ़ाई है। तो मुझे इस एग्ज़ाम के अप्रोच के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से पता है। यूपी पीसीएस की नब्ज़ में बहुत बेहतरीन तरीके से जानता हूँ कि क्वेश्चंस कहाँ से बन सकते हैं, कहाँ से नहीं बनेंगे, इंपॉर्टेंट एरियाज़ क्या हैं। ठीक है, जो दोस्त शायद आप में से यूपी पीसीएस के लिए मुझे जानते होंगे वो समझते होंगे कि एक पेपर पे के पैटर्न पे एक पकड़ है मेरी। मैं उम्मीद करूँगा कि उस पकड़ को इस बार आरओ के लिए भी, आप लोग के लिए उसका लाभ मिले। ठीक है, और अपनी जो मेरी औकात है एज अ कोच, जो मेरी औकात है, मैं आप सबके बीच में एग्ज़ाम के दिन तक रहूँगा। ठीक है, और ईश्वर करे आप सब रिजल्ट दें। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे बातें मैंने आप लोग के लिए लिखी है। ठीक है, ये पोस्टों की संख्या है, इन पोस्टों को कम मत समझना। सचिवालय में लोग को जाने का एक सपना होता है, वो सपना पूरा करने का समय आ गया है। 322 पोस्ट के लिए सचिवालय में आरओ के हैं। ठीक है, आरओ की पद जो है, जिसमें आप देखेंगे कि लगभग 322 पद आपके सचिवालय में है। फिर उसके बाद से लोक सेवा आयोग में 9 है और राजस्व परिषद में आपकी 3 पोस्टें हैं। ठीक है, तो यानी 9 3 12 आपके पास कितनी पोस्टें हो गई, लगभग आपके पास 334 के करीब में पोस्टें होगी ना, 334 के करीब में आपके पोस्ट होंगे जो आरओ बेस्ड पोस्ट है। ठीक है, इसमें सिंपल ग्रेजुएशन मांगता है। आप किसी भी स्ट्रीम से सिंपल ग्रेजुएशन है, बीए किए रहे हैं, बीएससी किए रहे हैं, बीकॉम किए रहे हैं, कुछ भी किए रहे हैं। ठीक है, आप एलिजिबल हैं, सेकेंड डिवीजन रहे, थर्ड डिवीजन है, आप एलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए। ठीक है, आप परीक्षा में बैठ सकते हैं। बस आयोग का क्या है कि आपको सिंपल ग्रेजुएशन रहना चाहिए, आपके पास डिग्री रहनी चाहिए। ठीक है, और ठीक है, जो बेसिक क्राइटेरिया है, एक बार नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो वो क्लियर है। ठीक, एआरओ के लिए क्या है कि वो थोड़ी सी छोटी पोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ओ लेवल मांगता है। ओ लेवल जिसके पास नहीं है, तो आयोग के कहने का मतलब है आपके पास कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा होना चाहिए, 1 वर्ष की आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखना है। ठीक, 1 वर्ष की आपके पास डिप्लोमा पैरेलली, जो लिखा ना कि इसके समकक्ष डिग्री, वहाँ पे क्लियर समझना कि 1 वर्ष की डिप्लोमा की डिग्री कोई आपके पास कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए। ठीक है, फिर वो आपका मान्य होगा। इसमें हिंदी टाइपिंग भी, हिंदी टंकड़ भी देखा जाएगा। स्पीड इसकी बोली गई है कि 25 वर्ड पर मिनट इसकी स्पीड होनी चाहिए, मिनिमम, न्यूनतम ये स्पीड होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट डेट में आवेदन प्रारंभ आपका 9/10 से हो रहा है, यानी आज से हो चुका है। ठीक है, फॉर्म कई सारे बच्चे भर भी चुके हैं। 1 महीने तक है आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और फीस भी जमा करने की तिथि। जिन्होंने वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर नहीं करवाया, ओटीआर अनिवार्य है, 72 घंटे पहले आपको ओटीआर भर देना है, फिर आपको फॉर्म पे जाना है। सीधे सीधे पॉइंट्स में सारी बातें लिखी गई हैं। मुझे पता है कि कई सारे लोग नहीं पढ़ते हैं, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। पॉइंट नंबर 6, जिसको रिजर्वेशन से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए, पॉइंट नंबर 6 पढ़ दो। ठीक है, आपको रिजर्वेशन से संबंधित जानकारियाँ मिल जाएंगी। 15 गुना का नियम इसमें लगेगा। 411 पोस्ट हैं, 15 गुने बच्चे मेंस लिखेंगे, तो इस हिसाब से 6165 स्टूडेंट्स को मेंस लिखने की इस बार की अनुमति मिलेगी। हालांकि ऐसा नहीं कि 6165 स्टूडेंट मेंस लिखेंगे। यहाँ पे आयोग का यूपी पीसीएस की तरह एक क्राइटेरिया होता है। वो क्राइटेरिया होता है क्या, वो क्राइटेरिया आपका होता है, ठीक है, ध्यान देना है, वो है मिनिमम इफिशियंसी स्टैंडर्ड। मिनिमम इफिशियंसी स्टैंडर्ड, मिनिमम इफिशियंसी स्टैंडर्ड क्या कहती है भाई, कि ये आयोग का इतना बड़ा अधिकारी वाला पद है, आपकी इफिशियंसी मिनिमम तो चेक होनी चाहिए ना। तो SC ST वर्ग के लिए 35% है कि आपको मिनिमम 35% नंबर स्कोर करने होंगे, यानी कट ऑफ कभी भी इसके डाउन नहीं जाएगा। ठीक, अगर इनको इसके डाउन कट ऑफ नहीं भेजेंगे, चाहे उनको पास अगर लोग नहीं मिलेंगे तो लिख देंगे योग्य अभ्यर्थी ना मिलने के कारण मुख्य परीक्षा के लिए केवल इतने बच्चों का चयन किया गया। अदर में 40% है। ठीक है, OBC, जनरल, EWS के लिए। ठीक है, ये 40% का क्राइटेरिया है। तो ध्यान में रखना है, ये मिनिमम इफिशियंसी स्टैंडर्ड यही होता है। अगर कम बच्चे चयनित होते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि उन्होंने मिनिमम इफिशियंसी स्टैंडर्ड की को नहीं पास कर पाया। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे आप सब मेरी बात समझ गए होंगे। कल 9 तारीख से हमारी यूपीएससी हिंदी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही हैं। ठीक है, और सैकड़ों बच्चे इस बैच से जुड़े हुए हैं और इसका लाभ ले रहे हैं। आप सब भी आओ, जुड़ो। ठीक है, और जितनी जो आप लोग कहोगे, जितनी आपकी मदद की जा सके, हम लोग अपनी इंटरनल पैनल हमारी काम कर रही है आप लोग के लिए। अभी क्विज वगैरह पे भी काम करें, किसी से 25 पैसे चार्ज नहीं लेंगे हम लोग। ठीक है, उसी में जो आपसे एक बार वसूल लेने पैसे ना, उसी पैसे को वापस आपके पास पहुंचा देना है रिटर्न के तौर पे। ठीक है, ये हम लोग का अपना उद्देश्य है। ठीक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं एक बार यूपीएससी हिंदी की जो क्लास का पैटर्न है मैं उसको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, और डिटेल में बैच के बारे में बता दूंगा। जय हिंद, जय भारत।